सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी एंड हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बच गए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे एंड दिस वुड बी द लास्ट वीडियो फ्रॉम दिस चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पोटेंशियल एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं एंड ये कंपाउंड बो पे बेस्ड क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल बो पे बेस्ड क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन मैं डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये दोनों में डिफरेंस समझ में आए कि कंपाउंड बो में हमें क्यों कम फोर्स में भी हम एरो को ज़्यादा स्पीड दे सकते हैं और सिंपल बो में हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो ये चीज़ डिफरेंस के लिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि कंपाउंड बो इन आर्चरी अलाउज द यूजर टू होल्ड द बो स्ट्रिंग एट फुल ड्रॉ विद कंसिडरेबली लेस फोर्स देन मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। और हमें एक फिगर, ये ग्राफ हमें दे रखा है बिटवीन द फोर्स एंड द स्ट्रिंग पोजीशन। मतलब जैसे जैसे आप स्ट्रिंग जो है आप ज़्यादा खींचते हैं उसको तो फोर्स का जो वैल्यू बढ़ती जाएगी, बट एट दिस पॉइंट जब 0.2 मीटर हो जा रहा है तब ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जा रही है। और 0.5 के बाद जब अगर आप उसको और इंक्रीज करते हो तो कम फोर्स में आप उसको इंक्रीज कर पा रहे हो। तो इसके डिजाइनिंग की वजह से ये हो रहा है। अच्छा, ए पार्ट में हमें ये निकालना है कि हाउ मच वर्क डज द आर्चर, मतलब पर्सन ने कितना वर्क किया बो के ऊपर इन ऑर्डर टू स्ट्रिंग in order to draw the string from x equals to 0 to x equals to this much। तो ये चीज हमें पता है कि एरिया अंडर दिस ग्राफ यही हमें वर्क डन बताने वाला है अप टू दिस पॉइंट। इसको अगर मैं स्ट्रेट ऐसे कर दूं तो ये जो एरिया होगा दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द वर्क डन। ये चीज हमें पहले बहुत ऐसे में क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं। आप सिंपल इसका जो है ये एरिया तो निकाल ही सकते हो। अगर मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक ये वाला दिस इज द ट्राइंगल, देन एक ये ट्राइंगल, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया 1 2 3। इसका टोटल एरिया निकाल दीजिए, दैट विल बी द वर्क डन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर टू बी 163 जूल्स। तो ये हो गया आंसर ए पार्ट का। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं इफ ऑल द वर्क बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.065 kg एरो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एरो। मतलब जितना वर्क आपने इसके ऊपर किया कंपाउंड बो पे, वो वर्क इसके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में लग जाता है, किसकी, एरो की। तो कितनी उसकी स्पीड रही होगी ये हमें बताना है एट द टाइम ऑफ लॉन्च। तो देखो वर्क डन, द टोटल वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बो। बोल दो यार। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि इनिशियली जो बो है वो रेस्ट पे है, तो हम लिख सकते हैं कि जो वर्क होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बो 1/2 mvf²। तो यहां से vf का एक्सप्रेशन आ जाएगा अंडर रूट 2 times w डिवाइड बाय m। अब अगर आप वैल्यूज पुट करोगे w की और m की, मास हमें दिया हुआ है, तो v की वैल्यू आ जाएगी 71 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सिंपल बो पे बेस्ड है। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे कह रहे हैं द कंपाउंड बो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम रिक्वायर्स 152 जूल्स ऑफ वर्क टू ड्रॉ द स्ट्रिंग बैक टू x इक्वल्स टू दिस। मतलब अगर कंपाउंड बो की बात करूं और अगर मैं इसको 0.54 मीटर करीब यहाँ पे होगा, इतना अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूं तो उस वक्त जो वर्क हमने किया होगा दैट वुड बी 152 जूल्स। मतलब ये जो टोटल एरिया होगा दिस वुड रिप्रेजेंट द टोटल वर्क एंड ये वर्क हमें दिया हुआ है 152 जूल्स। एंड इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही होगी ड्रॉ फोर्स दिस इज 250 न्यूटन। ये कंपाउंड बो की बात हो रही है। अब कह रहे हैं सपोज अ सिंपल बो इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द कंपाउंड बो, व्हाट शुड इट्स फोर्स कांस्टेंट k be so that it requires the same amount of work to draw the string to a distance of this, and we can assume कि जो simple bow है it behaves like an idle spring। now idle spring का हमें पता है कि force versus position graph कैसे होता है, it goes something straight like this
और ये 0.54 ये कहीं ऊपर जाके कहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं जाके मिलेगा, 0.54 तक हमें स्ट्रेच करना है। तो ये जो एरिया होगा, अगर मैं इसको दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, तो ये जो एरिया होगा, ये सिंपल की बात कर रहा हूँ, तो ये सिंपल के लिए ये वाला एरिया होगा, इतना एरिया टोटल वर्क डन दिखाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो रेड वाला एरिया है और जो ब्लू वाला एरिया है ये आपस में इक्वल हैं एज पर द क्वेश्चन। तो उस वक्त के की वैल्यू क्या रही होगी इसकी सिंपल बो की, वो हमें बताना है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बेसिकली हम ये चीज इक्वेट कर सकते हैं कि वर्क डन ऑन सिंपल बो दिस इज इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन द कंपाउंड बो। एंड जो ये वर्क डन होगा ये क्या होगा, अगर आप देखो दिस फॉर द, ये जो रेड वाला पोर्शन है, दिस इज द रेड से दिखा देता हूं मैं इसको। तो सिंपल एक ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। बोल दो यार। तो बेस तो हमें पता है कितना है, ये होगा बेस, दिस इज 0.54। और जो ये हाइट होगी, ये हाइट कितनी होगी, देखो इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो k है, तो k टाइम्स x, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी होगी, k टाइम्स x। तो ये हाइट कितनी बन गई, k टाइम्स x। तो हाफ बेस है k टाइम्स x, और जो ये सॉरी ये जो हाइट है ये k टाइम्स x और बेस है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और यही होता है वर्क डन फॉर द सिंपल स्प्रिंग। ये पीछे हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। दैट वुड बी इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है 152 जूल्स फॉर द कंपाउंड बो। तो यहां से k की वैल्यू हम इजिली निकाल ले जाएंगे। सो 152 मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर मीन्स 0.540 इसका स्क्वायर। तो यहां से जो k की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 1.04 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया आंसर ए पार्ट का। और बी पार्ट में मैं बोल रहा है कि हाउ मच फोर्स मस्ट द आर्चर एक्सर्ट टू द सिंपल बो कंपेयर टू दिस फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। देखो अगर हम मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं, अगर हम कंपाउंड बो की बात करें तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगानी पड़ रही है आर्चर को, दिस इज 250 न्यूटन, राइट। बट जो सिंपल बो की बात करूं तो ये तो काफी ऊपर चला गया था, तो यहां पे ये फोर्स कितनी लगानी पड़ रही होगी आर्चर को, ये हमें निकालना है, करेक्ट। तो हमें पता है कि फोर्स होता है वो क्या होता है, k टाइम्स x होता है। किसी भी सिंपल स्प्रिंग के लिए फोर्स इक्वल टू k टाइम्स x। k हम निकाल चुके हैं 1.04 किलो न्यूटन पर मीटर था, तो मतलब 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड विथ x की वैल्यू है 0.54। तो यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी नियरली 563 न्यूटन। देख रहे हो कितनी फोर्स पर्सन को लगानी पड़ रही है, 563 न्यूटन। उतना ही स्ट्रेच हो रहा है। बट कंपाउंड बो में केवल 250 न्यूटन में काम चल जा रहा है। तो ये फर्क है कंपाउंड बो में और सिंपल बो में कि फोर्स करीब करीब आधी हो जाती है एज इन द कंपाउंड बो एज कंपेयर टू द सिंपल बो। और जो वेलोसिटी जो उसको मिली, क्योंकि वर्क डन तो सेम है दोनों में ही, तो वेलोसिटी जो उसको मिली आपके एरो को, वो दोनों केस में सेम ही रहेगी। बस फर्क ये हुआ कि जो पर्सन है आर्चर है उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको स्ट्रेच करने में। तो ये था डिफरेंस कंपाउंड बो और सिंपल बो में। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी है बट यहाँ पे यूनिट का थोड़ा पंगा पड़ सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं एक मेट्रॉइड जिसका मास था 27 पाउंड स्ट्रक अ कार इन न्यूयॉर्क क्रिएटिंग अ डेंट ऑफ 22 सेंटीमीटर डीप, और जो इसकी इनिशियल स्पीड थी वो थी 550 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना है कि एवरेज फोर्स कितने एक्सर्ट की होगी मेट्रॉइड ने कार पे। तो फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम हम लिख सकते हैं कि जो वर्क होता है दैट वुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मेट्रॉइड। बोल दो यार। अच्छा, वर्क कौन करेगा, जो कार है वो करेगी इसके ऊपर वर्क, इसको रोकने के लिए। फाइनल स्पीड तो जीरो हो जाने वाली क्योंकि लास्ट में रेस्ट पे आ गया वो। इनिशियल स्पीड दे रखी है 550 मीटर पर सेकेंड। एंड ये फोर्स कितने लगा रही होगी, जो कार लगाएगी फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस d, दैट शुड बी इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल। तो फाइनल तो जीरो है, इनिशियल क्या है माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। तो यहां से जो f की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी -1/2 mvi स्क्वायर
डिवाइड बाय डी। अब देखो यहाँ पे ये हमें जो दे रखा है ये मास दिया हुआ है मेट्रॉइड का। अब यहाँ पे पंगा ये होता है कि कई बार पाउंड हम फोर्स के लिए भी यूज करते हैं और कई बार ये मास के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। तो देखो अगर ये लिखा हो LBF, दिस इज पाउंड फोर्स, अगर ये लिखा हो तो मतलब हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो 1 LBF दिस इज इक्वल्स टू, न्यूटन में आएगा 4.44 न्यूटन। बट अगर केवल LB पाउंड ही लिखा हो, दैट इज 1 LB, तो इसको हम बोलते हैं 0.45 kg, मतलब ये मास की यूनिट है LB और ये LBF फोर्स की यूनिट है। तो यहाँ पे थोड़ा पंगा आ सकता था, बाकी तो क्वेश्चन इजी है। बाकी आप वैल्यूज पुट करोगे, दिस इज 1/2, मास हो गया 27 पाउंड्स। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें न्यूटन में तो 4.44 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आ गया न्यूटन में, मल्टीप्लाइड विद v स्क्वायर का मतलब 5550, ये 550 का स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम्स d। अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमें मीटर में लेना पड़ेगा, तो 0.22 मीटर हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो f की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी -8.4 टाइम्स 10 टू द पावर 6 न्यूटन। और नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि देखो जब आप जैसे कार की बॉडी है, जब इस पर डेंट करेगा तो जो बॉडी है वो तो, जो ये आपका मेट्रॉइड है वो तो ऐसे मूव कर रहा है, बट जो इस पे फोर्स लग रही है, जो कार जो इस पे फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन में लगा रही है। मोशन ऑपोजिट हो गया ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी मोशन ऑफ द मेट्रॉइड, इसलिए जो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और बाकी हमें समझ में भी आ रहा है क्योंकि स्पीड 0 हो रही है तो वर्क जो इसने किया होगा वो नेगेटिव वर्क किया होगा मेट्रॉइड के ऊपर। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है पिजन इन फ्लाइट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस गिवन बाय अप्रोक्सीमेटली F इक्वल्स टू BV स्क्वायर। तो मतलब ये पिजन, अगर मैं इसको पॉइंट मास लेके चलूं, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है एंड जो इस पे जो फ्रिक्शन, जो एयर रेजिस्टेंस जो इस पे लग रही है दैट इज गिवन बाय दिस BV स्क्वायर। तो मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन एंड दिस इज F इक्वल्स टू BV स्क्वायर। एंड क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो पिजन को खुद को अपने ऊपर भी कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी तभी तो मूव कर पाएगा। तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? इतनी ही लगानी पड़ेगी जो कि इस पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो मतलब बेसिकली जो पिजन खुद पे फोर्स लगा रहा है दैट इज इक्वल्स टू जो फ्रिक्शन इसके ऊपर लगा रहा है, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, अब हमें बताना है कि ए पार्ट में कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ कांस्टेंट बी। यहाँ पे बी जो है ये कांस्टेंट है, वी इज द स्पीड ऑफ द पिजन एंड एफ तो फोर्स हमें पता ही है। अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड एंड बी की यूनिट, इसकी यूनिट हमें निकालनी है और वी होता है मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो यहां से ये सेकंड स्क्वायर तो कट जाएगा, 1 मीटर और 1 मीटर कट जाएगा, इस मीटर को मैं इधर ले जाता हूं तो जो यूनिट आएगी बी की दैट वुड बी केजी पर मीटर। तो ये तो हो गया आंसर ए पार्ट का। नाउ नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड ऑफ द पिजन इफ इट्स मैक्सिमम पावर आउटपुट इज पी। देखो पावर हमें पता है फोर्स टाइम्स वी होता है, बट ये कौन सी फोर्स लेनी है? जो पिजन इस पे लगा रहा है वही तो पावर पिजन प्रोड्यूस कर रहा है, बट हमें ये एफपी तो नहीं मालूम कि पिजन खुद पे कितनी फोर्स लगा रहा है। बट क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो एफपी होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू द एयर रेजिस्टेंस एफ विच वी आर गिवन टू बी बीवी स्क्वायर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एफ इज इक्वल्स टू बीवी स्क्वायर और ये स्क्वायर हो जाएगा क्यूब। तो यहां से जो v का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट वुड बी क्यूब रूट ऑफ P ओवर B। तो ये होगा मैक्सिमम स्पीड पिजन की, दैट वुड बी आंसर फॉर द बी पार्ट। सी पार्ट में कह रहे हैं कि by what factor does the greatest possible speed increases if the power is doubled। तो अगर पावर डबल हो जाती है तो स्पीड कितना इंक्रीज कर जाता है? तो हम एक रेशियो निकाल लेते हैं कि न्यू स्पीड ओवर द ओल्ड स्पीड। तो ये तो हमें पता है कि न्यू जो स्पीड है इसमें पावर डबल हो रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं क्यूब रूट ऑफ पावर न्यू पावर डिवाइड बाय बी, बी तो कांस्टेंट है सेम ही रहेगा, क्यूब रूट ऑफ
जो ओरिजिनल पावर थी p, ओल्ड में इसको लिख सकता हूं डिवाइड बाय b। सो क्यूब रूट ऑफ जो न्यू पावर वो डबल हो गया प्रीवियस वाले से, सो 2p हो गया है। देखो b और b कांस्टेंट दोनों साइड से कट जाएगा ये। क्यूब रूट ऑफ ओल्ड पावर क्या थी p, तो p एज इट इज। तो यहां से ये दोनों क्यूब रूट में, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ 2 बच जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नई स्पीड होगी क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विद द ओल्ड स्पीड, मतलब पहले से इंक्रीज कर जाएगी। अगर क्यूब रूट ऑफ 2 देखोगे तो ये होता है 1.26, सो 1.26 टाइम्स v ऑफ ओल्ड, मतलब पिछली बार से जो स्पीड थी उससे 26% जो नई स्पीड है वो बढ़ जाने वाली है। तो आप एयर रेजिस्टेंस का यहाँ पे इफेक्ट देख रहे हो कि आप पावर डबल कर रहे हो बट स्पीड डबल नहीं हो रही है, स्पीड केवल 26% ही बढ़ रही है। 1.26 आया यहाँ पे, तो केवल 26% ही स्पीड बढ़ रही है पावर डबल करने के बाद भी। तो आप ये कह सकते हो कि जब जैसे जैसे ज़्यादा तेज, आप गाड़ी का भी एग्जांपल है, तो जब जितने तेज गाड़ी चलेगी उतना एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता रहता है। और वो पिजन के लिए भी वैलिड है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो मूव कर रहा है। तो ज़्यादा स्पीड पे आपको ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस महसूस होती है। तो ये चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। एंड अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि दो स्प्रिंग है विद फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2, दोनों आपस कनेक्टेड है सीरीज में, एंड हमें ये बताना है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच दिस सिस्टम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से हमने इस पे कुछ फोर्स लगाई F, जिसके कारण ये कुछ x स्ट्रेच हो गया, फाइनल पोजीशन ये बन गई ये वाली। तो अगर मैं स्प्रिंग 1 की बात करूं तो ये कुछ x1 नीचे स्ट्रेच हुई होगी और स्प्रिंग 2 ये कुछ x2 नीचे स्ट्रेच हुई होगी, x1 और ये x2, और जो कि ये जो x है ये क्या होगा, x1 प्लस x2, क्योंकि टोटल स्ट्रेच कितना हुआ है, टोटल स्ट्रेच तो x हुआ है। तो ये x1 हुई है, ये x2 हुई है, तो टोटल x1 प्लस x2 हुई है जो कि इक्वल्स टू x है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। अच्छा, हमें निकालना है द वर्क, कितना वर्क हमने इसके ऊपर किया। तो एक काम करते हैं, पहले फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x, K1 एंड K2। ओके, तो देखो स्प्रिंग जो 1 थी वो x1 स्ट्रेच हुई, तो हमें पता है स्प्रिंग के लिए हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि फोर्स इज k टाइम्स x। तो अगर स्प्रिंग 1 की बात करूँ तो K1 टाइम्स x1, ये मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो x1 होगा ये क्या होगा, F ओवर K1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ अपने पास आ जाएगी कि x इज इक्वल्स टू F ओवर K1। सिमिलरली जो x2 होगा ये क्या हो जाएगा, F ओवर K2। तो यहाँ से F का एक्सप्रेशन क्या आ गया, F विल बी x ओवर 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2। बोल दो यार, F का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ गिवन डेटा, मतलब इतनी फोर्स हमने इसके ऊपर लगाई, बट हमें निकालना है वर्क। तो वर्क क्या होगा, द टोटल वर्क विल बी वर्क डन ऑन द स्प्रिंग 1 प्लस वर्क डन ऑन द स्प्रिंग 2। और वर्क डन स्प्रिंग के केस में क्या होता है, हाफ k x स्क्वायर। तो स्प्रिंग 1 के लिए क्या हो जाएगा, हाफ k1 x1 स्क्वायर, प्लस सेकेंड स्प्रिंग के लिए क्या हो जाएगा, हाफ k2 x2 स्क्वायर। बोल दो यार। अच्छा, यहां से W विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर 2 K1, और x1 हमारे पास क्या था, F ओवर K1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ F ओवर K1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 K2 एज इट इज, x2 क्या हो जाएगा, F ओवर K2 का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहां से अपन क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, 1 ओवर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और f स्क्वायर दोनों में है तो f स्क्वायर भी अपन कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा f स्क्वायर ओवर 2, और अंदर क्या बचेगा, देखो K1 है, यहाँ पे K1 स्क्वायर है, तो ये K1 कटेगा, बचेगा क्या, 1 ओवर K1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 ओवर K2। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, W विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर 2। अच्छा, F की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। F अपन ने पहले क्या निकाला था, ये निकाला था x डिवाइड बाई ये, तो ये अपन यहाँ पुट करने जा रहे हैं, और F स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय
1/k1 प्लस 1/k2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोल दो यार। और मल्टीप्लाई में क्या है, 1/k1 प्लस 1/k2 है। तो ये स्क्वायर और ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या निकल के आएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1/k1 प्लस 1/k2, ये निकल के आएगा। तो ये होगा वर्क जो हमने स्प्रिंग पे किया उसको स्ट्रेच करने के लिए एक्स डिस्टेंस के लिए। अच्छा, ये तो मैंने एक पूरा एक जनरलाइज मेथड बताया, बट ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर दो सीरीज आपस में कनेक्टेड हों तो उसकी इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं। वो चीज़ मैंने बताई थी कि 1/इक्विवेलेंट जो स्टिफनेस होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। ये चीज़ हम लिखते हैं ना सीरीज के लिए। तो हम आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते थे। तो देखो, जैसे ये दो स्प्रिंग अपने पास थी K1 और दूसरी स्प्रिंग थी K2, ये था, और इस पे हमने यहाँ पे कुछ डिस्प्लेस किया है इसको x। तो हमें पता है कि इनका जो इक्विवेलेंट जो स्टिफनेस होगा या इक्विवेलेंट जो फोर्स कांस्टेंट होगा, अगर हम एक स्प्रिंग लेके चलें तो इसका जो ये K इक्विवेलेंट होगा ये किसके बराबर होगा। हमने ये चीज़ देखी है, 1/k इक्विवेलेंट, दिस वुड बी 1/k1 प्लस 1/k2। ये चीज़ हमने देखी है, करेक्ट। और यहां से K इक्विवेलेंट क्या आ गया, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1/k1 प्लस 1/k2, ये आ गया। अब अगर डायरेक्टली वर्क हमें लिखना होता तो एक स्प्रिंग के लिए वर्क हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 kx², ये लिखते हैं हम लोग। तो 1/2, यहाँ पे K क्या है, K इक्विवेलेंट है, तो K इक्विवेलेंट क्या है, 1/1/k1 प्लस 1/k2 मल्टीप्लाइड विद x², और ये चीज़ वही है। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, और ये मैंने आपको जनरलाइज एक मेथड बताया कि अगर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाना हो तो कैसे दिखाना है। तो ये था मेथड, ये तो शॉर्टकट मेथड हो गया। अगर आपको आगे कभी करना हो तो डायरेक्टली आप ये देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालो, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकालो और हाफ के एक्स फॉर्मूला निकालो, आंसर विल बी द सेम। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, एंड यहाँ पे हमें दी हुई है दो स्प्रिंग जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक स्प्रिंग है ये जिसका फोर्स कांस्टेंट है K1, एक स्प्रिंग है ये जिसका फोर्स कांस्टेंट है K2, एंड ये इन दोनों की इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसके बाद हमने इसको x से स्ट्रेच किया, तो दोनों ही x से स्ट्रेच हुई। यहाँ पे भी ये वाली स्प्रिंग भी x स्ट्रेच हुई और ये वाली स्प्रिंग भी x स्ट्रेच हुई। हमें ये बताना है कि हमने इस पर कितना वर्क किया। तो बेसिकली हमने कुछ फोर्स F यहाँ पे लगाई होगी जिसके कारण ये स्ट्रेच हुई। तो वर्क क्या होगा, दैट वुड बी वर्क ऑन स्प्रिंग 1 प्लस वर्क ऑन द स्प्रिंग 2। तो वर्क ऑन स्प्रिंग 1 क्या होगा, हाफ k x²। तो 1/2, यहाँ पे K क्या है, K1 है, और x दोनों के लिए सेम ही है, तो x में डायरेक्टली लिख सकता हूँ x², और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 1/2 K2 x²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 K1 प्लस K2 तो आ जाएगा कॉमन एंड मल्टीप्लाइड विद x²। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि जो ये टू स्प्रिंग्स इन पैरेलल, it behaves like a single spring with a force constant equals to K1 plus K2। और ये चीज़ हमने पढ़ी भी थी कि इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट कैसे लिखते हैं जब ये चीज़ पैरेलल में होती है स्प्रिंग, तो क्या लिखते हैं, K1 प्लस K2 लिखते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम ये पहले ये लिख लेते हैं कि इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट कितना है ये, और उसके बाद हम ये अगर वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो दो स्प्रिंग थी जो आपस में पैरेलल थी, ये दो स्प्रिंग थी ना आपस में पैरेलल, इसको अगर मैं एक स्प्रिंग से दिखाऊं तो कैसे दिखा सकता हूं, K इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, और K इक्विवेलेंट क्या है, K1 प्लस K2। तो इस केस में वर्क क्या होता है, जब हम इसको अगर स्ट्रेच करेंगे, इस वाली स्प्रिंग को कुछ F फोर्स लगा के स्ट्रेच करेंगे, तो वर्क डन क्या होता है, हाफ k x²। 1/2 K क्या लेंगे, K इक्विवेलेंट, तो K1 प्लस K2 और x², ये भी वही फॉर्मूला है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, यहां से हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो ये दो स्प्रिंग हैं ये आपस में एक सिंगल स्प्रिंग के तरह भी बिहेव कर सकते हैं विद K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्लस K2। और ये चीज हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी, जब सीरीज में कनेक्टेड थी तब जो K इक्विवेलेंट का जो एक्सप्रेशन आया था वो अलग था, वो चीज ये थी सीरीज के लिए। दिस इज फॉर द सीरीज,
सीरीज अगर कनेक्शन है तो, ये पैरेलल कनेक्शन है ये वाला तो ये इसके लिए होता है 1/k1 + 1/k2। सो आई होप कि आपको स्प्रिंग इन सीरीज एंड इन पैरेलल दोनों अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड इस वीडियो के साथ हमने चैप्टर 7 के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं एंड सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं अप टू दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तो इस वीडियो में इतना ही, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।